देखो प्यारे बच्चों, जो हमने कल क्लास ली थी वो किसी टेक्निकल इशू के कारण क्लियरिटी नहीं आई उसमें, तो इसलिए हम जो उसमें हमने लास्ट टॉपिक कराया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसीलिए हम इसको पुनः करा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसीलिए अब देखो, क्योंकि मैंने ये टॉपिक आधा क्लास में भी करा दिया था। ठीक है, और जो मैंने कल फ़ोटो डाल रखे हैं ग्रुप में, एक बार उनमें से 2 फ़ोटो देख लेना, एक तो वैद्युत विभव का और एक वैद्युत विभवांतर का। मैंने वे इस तरह लिख रखे हैं कि यदि तुम अपने आप ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। जैसा कि तुम्हें पता है कि नाम में ही क्या है, बिंदु आवेश, यानी किसी बिंदु पर क्या है, कोई आवेश रखा होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर कोई आवेश रखा होता है और इसके कारण हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, देखो थ्योरी तुमको ही लिखनी है। कल वाले पीडीएफ देख लेना, वो फ़ोटो देख लेना कल वाले, उसमें थ्योरी लिख रखी है, तो आज इसे केवल समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, माना किसी बिंदु ओ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, और जिससे आर दूरी पर, किससे, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, पी है, और जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यही बात लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें जो लिखना है क्या है, अब हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम क्या मानते हैं कि माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, ठीक है, एक्स दूरी पर कोई बिंदु क्या है, ए है। ठीक है, जिस पर परीक्षण धनावेश क्यू नोट रखा है। देखो क्यू नोट रखा है क्योंकि आवेश मैंने बता दिया था क्या होता है, आवेश वह होता है यानी जिससे कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। समझ में आ गए चित्र सभी के। तो इसके बाद में हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो पता लग गया बिंदु ए पर कोई आवेश स्थित है। अब देखो हमने मान लिया कि जो हमारा ये आवेश है हम इसे यहाँ से किसी बिंदु बी तक उठाकर लाते हैं और सूक्ष्म दूरी तय कराकर, यानी ए से बी तक जो चली गई दूरी है आवेश द्वारा कितनी है, वो सूक्ष्म है बहुत ही, dx। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ये परीक्षण धनावेश है, जब हम इसे यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यदि कोई वस्तु हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते हैं तो कुछ कार्य भी करना पड़ता है। सभी की समझ में आ गया इतनी बात। तो सबसे पहले देखो हम क्या ज्ञात करते हैं। अब ये बताओ, एक आवेश तो ये रखा और एक आवेश ये रखा, जब हमारे पास 2 आवेश है तो इनके बीच में 2 बल का मतलब इनके बीच में बल कार्य करेगा, यानी बल भी तो कार्य करेगा। अब हमें पता कि बल कार्य कर दिया, अब हम इसे क्यू नोट को बिंदु बी पर उठा कर ले आए, क्योंकि कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है, पहले बल लगा फिर कार्य, जब हमने कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम v बराबर लगा देते हैं W/Q0, जो मैंने कल भी कराया था, लेकिन वो वीडियो हमारी क्लियर नहीं थी, इसलिए एक बार वो फ़ोटो देख लेना जो कल डाले थे। प्यारे बच्चों टेंशन मत लेना। अब देखो पता लग गया सभी को, हमारा ये 3 स्टेप में डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको। अब हमने मान लिया क्या है कि ए पर क्यू नोट आवेश रखा है, इसे हम बी तक उठाकर लाते हैं। तो सबसे पहले बताओ, एक तो बिंदु ओ पर रखा है आवेश और एक बिंदु ए पर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पर चित्र से, क्या लिख दो, चित्र से। जब हमने यहाँ पर चित्र से लिख दिया, ठीक है, अब देखो ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो क्या लिख दो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला। अब ये बताओ आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, हमारा वैद्युत बल, क्योंकि 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल। क्योंकि तुमने बल पढ़ा होगा क्लास में भी 11th में क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हारी पहले हो चुकी है। तो इसके बाद लगने वाला वैद्युत बल। अब ये बताओ जब इनके बीच वैद्युत बल कार्य करता है तो कौन सा बल कार्य करता है, कूलाम का नियम। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे पास 2 आवेश होते हैं, ठीक है, और उनके बीच की कुछ दूरी होती है तो हम क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम। क्योंकि जो कूलाम का नियम है F बराबर क्या होता है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1
Q2, लेकिन Q1 और Q2 के स्थान पर क्या है, Q इंटू क्यू नोट अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर, लेकिन आर बराबर कितना है दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारी एक्स स्क्वायर। सभी की समझ में ये बात आ गई। तो समीकरण क्या मान लेते हैं 1, ठीक है, क्योंकि कूलाम का जो नियम होता है वो भी देख लो क्या होता है कि जो हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सभी की समझ में आ गया ये, ठीक है। तो इसके बाद ये बताओ, जब दोनों आवेशों के बीच में बल कार्य करता है, हमने बल कार्य करा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में कि जो हमारा ये आवेश है क्यू नोट को हम बिंदु बी तक लाते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखो कि प्लस क्यू नोट को किससे, बिंदु ए से बी तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये बताओ किया गया कार्य। अब ये बताओ जब हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है W बराबर, ये बताओ जो कार्य का फॉर्मूला होता है 11th में, बल गुना क्या होता है विस्थापन, यही तो होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। जब हमें W बराबर बल गुना विस्थापन मिल जाता है तो W बराबर बल कितना लग रहा है इन आवेशों के बीच में, यही तो लग रहा है F, और विस्थापन कितना तय किया इसने dx, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने एक बात बताई थी कि यदि हमारे पास दो प्लस आवेश रहते हैं तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल, नहीं प्रतिकर्षण बल, पता लग गया, कुछ आकर्षण कुछ प्रतिकर्षण कर रहे होंगे शायद। तो इसीलिए हमेशा समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। अब ये देखो प्रतिकर्षण बल तो हमारा इस दिशा में लगता है, लेकिन जो दूरी है हमारी इस दिशा में चल रही है, यानी बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी बल के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो जो विस्थापन है हम क्या लेते हैं ऋणात्मक, या ये कह लो कि किया गया कार्य क्या होता है बल की विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अब ये बताओ W बराबर F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस के dx, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई। अब हमने इसके बाद में मान लिया कि जो हमारा देखो हमने A से B तक तो उठा लिया, ठीक है। अब क्या करो तुम, ये जो क्यू नोट है इसे मान लो किस पर कि ये अनंत पर रखा है, क्योंकि जो हमारा वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो उसी के आधार पर जब हम अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाते हैं तो उस दौरान किया गया कार्य, इसका मतलब देखो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा कार्य किया जाएगा, लेकिन A से B तक कितना कार्य है हमारा बहुत ही कम है। तो समझ में आएगा सभी के। तो क्या करते हैं हम, जब हमारा ये W है तो उस पर क्या लगा देते हैं D, क्योंकि हमारा ये विस्थापन भी सूक्ष्म है तो इसलिए किया गया कार्य भी क्या होगा सूक्ष्म होगा। इतनी बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई सभी के। अब देखो हमने मान लिया, माना क्या हमारा जो परीक्षण धनावेश है, क्या है हमारा परीक्षण धनावेश, ठीक है, कहाँ पर रखा है अनंत पर रखा है। कहाँ पर मान लिया हमने अनंत पर रखा है। तो क्या करते हैं हम, अनंत से किस बिंदु पर निकालना हमें वैद्युत विभव, बिंदु P पर ही तो निकालना है, अनंत से बिंदु P तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होता है हमारा W। अब ये बताओ हमारे पास कितना कार्य है सूक्ष्म, क्योंकि ये बताओ जब भी हम ज़्यादा से मतलब कम कार्य से ज़्यादा कार्य करते हैं तो उस स्थिति में बायोलॉजी वालों देख लो, उस स्थिति में हम क्या करते थे इसका समाकलन। अब समाकलन के फॉर्मूले मैंने पेज पर भी लिख रखे हैं जो कल दिए थे उसमें है देख लेना, लेकिन एक बार और बता दूंगा यहाँ पर। देखो जो हमारा आवेश है, आवेश को हम कहाँ से उठाकर ला रहे हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक, ठीक है। तो हम इस पे क्या लगा देते हैं लिमिट
यानी जिससे लेकर आते हैं उसे तो रख देते हैं नीचे, और जहाँ तक लाते हैं उसे लिख देते हैं हम ऊपर। तो अनंत से कितनी दूरी पर ला रहे हैं, बिंदु ओ से आर दूरी पर, क्योंकि जो हमारा बिंदु पी है ओ से कितनी दूरी पर है आर, और ओ से जो अनंत है कितनी दूरी पर है, अनंत ही है तो। ठीक है, तो अनंत से बिंदु पी तक कितनी लिमिट लगेगी हमारी, अनंत से आर तक। सभी की समझ में आ गई ये बात। अब ये बताओ डब्लू बराबर, ठीक है, डब्लू बराबर ये लिमिट रख देते हैं हम अनंत से, और डी डब्लू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही तो है डी डब्लू की वैल्यू, क्या है 1/4 पाई इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर, और माइनस के कितना है डी एक्स। अब देखो जब भी ये समाकलन का चिन्ह आता है, ठीक है, और इसके साथ डी आता है, डी के साइड में जो होता है, जैसे कि एक्स आ जाओ, ए आ जाओ, वाई आ जाओ, तो हम उसी का ही समाकलन करते हैं। तो अभी ये बताओ इसमें समाकलन किसका होगा, इसमें समाकलन एक्स का ही तो होगा। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, जो हमारी कांस्टेंट राशि है 1/4 पाई इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं हम माइनस, क्योंकि माइनस बाहर ले दिया, और जो हमारे एक्स स्क्वायर ऐसे यहाँ से मिटो दो, क्योंकि ये तो हमारे कांस्टेंट हो गए बाहर ले दिए। अब समाकलन का चिन्ह लगाओ, अनंत से कितनी है लिमिट आर। अब ये बताओ 1/x² है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x⁻² भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं x⁻², क्योंकि प्यारे बच्चों सभी को पता है कि जो हमारा यदि 1/x⁴ है तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं x⁻⁻⁴ लिख तो सकते हैं ऐसे। तो हमने इसी के आधार पर जो 1/x² है हमारा 1/x², इसे क्या लिख दिया x⁻²। अब देखो समाकलन का एक फॉर्मूला होता है x⁻n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है x⁻n+1/n+1, यदि ये टर्म आ जाती है। सभी की समझ में आ गया, यदि ये टर्म आ जाती है तो हमेशा इसका फॉर्मूला ये होता है। तो उसी के आधार पर जो हमारा डब्लू है, डब्लू बराबर, ठीक है, ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जू का तू, ठीक है प्यारे बच्चों, और क्यू नोट भी जू का तू। अब ये बताओ x⁻n, n के स्थान पर कितना है हमारे पास, -2 ही तो है, यानी x के स्थान पर -2 है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार जो x⁻n का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये x⁻n + 1, और अपॉन में क्या आएगा n + 1, ठीक है। और लिमिट रख देते हैं हम यहाँ से अनंत से आर तक। और लिमिट रखने का एक तरीका और है, इसके बाद पहले से सोल्व कर लो जब भी बताएंगे, ठीक है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नोट। अब ये बताओ -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, -2 + 1 क्या बचेगा ये हमारा -1। और कहाँ से लिमिट कहाँ तक है, अनंत से आर, माइनस से माइनस का लोचा ख़त्म यहाँ से। अब ये बताओ हमारे एक वो फॉर्मूला होता है, यदि लिमिट है ए से बी, ठीक है, मान लिया ये है, इसे मिटो दो यहाँ से, चूँकि लिख दो ये, यदि हमारी लिमिट लिख रखी है एक्स की ए से बी, ठीक है, चूँकि में जब भी लिमिट रखते हैं तो क्या आता है, सबसे पहले तो इसके स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट, तो एक्स के स्थान पर बी, फिर लगाते हैं माइनस, तो एक्स के स्थान पर ए, तो ऐसे लिमिट रखते हैं। तो उसी के आधार पर देखो प्यारे बच्चों, डब्लू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है। ये बताओ x⁻−1 है, ठीक है, जैसे कि हमने x⁻−a बराबर 1/x⁴a है, या 1/x⁴a बराबर x⁻−a है, तो उसी के आधार पर जो x⁻−1 है ये भी तो लिख सकते हैं हम 1/x⁴1, ठीक है, अनंत से आर। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसके बाद देखो जो डब्लू बराबर होता है हमारा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अभी बताया था मैंने कि सबसे पहले x के स्थान पर जो अपर लिमिट होती है उसे रिप्लेस करते हैं। तो जब हम इसे रिप्लेस करते हैं तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा 1/r, और माइनस लगाकर 1/, देखो इसके अनुसार ही x के स्थान पर फिर माइनस लगाकर नीचे वाली लिमिट, तो x के स्थान पर नीचे वाली लिमिट कितनी है हमारी अनंत, तो 1/अनंत। तो प्यारे बच्चों 1/अनंत क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। अब ये बताओ 1/अनंत तो हो जाता है हमारा 0, लेकिन यहाँ पे क्या बचा केवल 1/r। समीकरण क्या मान लेते हैं ऐसे 2। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी के।
ठीक है। अब जो हमारा ये डेरिवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये बताओ हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का। ये बताओ कल भी बताया था कि जो V बराबर होता है वैद्युत विभव का क्या होता है W/Q0। ठीक है, एक बार तुम वो PDF भी देख, वो फ़ोटो देख लेना एक बार, मेरे बार बार PDF याद आता है। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है, अब देखो हमारे पास V बराबर क्या होता है W/Q0 और W की वैल्यू कितनी है हमारी समीकरण 2 में, यही तो है 1/4πε0 Q0/R। अब देखो W/Q0 है, Q0 से ये Q0 कैंसिल तो क्या बचेगा 1/4πε0 Q0/R। देखो समीकरण 2 से क्या करते हैं हम, अब समीकरण 2 से अब ये बताओ V बराबर W/Q था, W की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही तो है 1/4πε0 Q0/R। लेकिन अपोन में क्या था Q0, Q0 से Q0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/4πε0 Q/R। यही हमारा क्या था फाइनल, क्या था फाइनल फॉर्मूला। और V का मात्रक क्या बताया था कल, वोल्ट। ठीक है, और V की वीमा भी बता दी थी मैंने, क्या बताई थी कि पहले W की वीमा रखते हैं ऊपर, फिर उसके नीचे Q की, क्योंकि W की वीमा क्या होती है ml² T⁻², अपोन में Q की वीमा होती है AT। तो ये बताओ प्यारे बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव सभी की समझ में आ गया। ठीक है, और जिस किसी को भी डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। ये जो मैंने अभी कराया है इसकी फ़ोटो लेने के लिए मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें। ठीक है, अब इससे आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होगा, या उससे पहले एक और टॉपिक करा देता हूँ जो तुम्हारी बुक में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आएगा सभी के। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कराते हैं हम पहले, विभव प्रवणता। ठीक है, अब देखो विभव प्रवणता क्या होती है हमारी। देखो यानी जब भी किसी मतलब राशि के पीछे प्रवणता शब्द आ जाता है, ठीक है, जब भी किसी राशि के पीछे प्रवणता शब्द आ जाता है तो प्रवणता का मतलब है दूरी के साथ परिवर्तन। क्या है प्रवणता का मतलब, दूरी के साथ परिवर्तन। अब देखो हमारे पास ये है दूरी के साथ परिवर्तन। ठीक है, अब इसके पहले क्या आया हुआ है विभव प्रवणता। प्रवणता का मतलब बताई दिया क्या होता है, दूरी के साथ परिवर्तन। ठीक है, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ये बताओ सभी की समझ में आ गई ये बात। ठीक है, विभव प्रवणता किसी को कोई डाउट है तो इसको हम लिख देते हैं कि दूरी के साथ, ठीक है, विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे dV/dx से प्रदर्शित करते हैं। पता लग गया। अब इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक वोल्ट, और x का मात्रक क्या होता है दूरी का, मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर। यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब ये बताओ विभव, जो विभव प्रवणता है उसमें किसी को डाउट है। ठीक है, डाउट है किसी को तो चलो, यदि कोई डाउट हो एक बार और देख लो। विभव प्रवणता क्या होती है, यानी दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, dV/dx से। अब देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, अब इसको हम सिद्ध तो करवा नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। देखो ये 1 नंबर में लिखना आ जाता है। ठीक है, अब ये बताओ वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, फर्स्ट चैप्टर में कराया था। और जो हमारी विभव प्रवणता है इसे क्या लिखते हैं हम, dV/dx। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या लगा देते हैं हम,
निगेटिव चिन्ह। अब ये देखो निगेटिव चिन्ह क्यों लगाते हैं, निगेटिव चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा विभव है वो दूरी के साथ घटता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह है, क्या है, ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है कि क्या करता है कि जो हमारा विभव है, विभव दूरी के साथ क्या होता है, घटता है। तो निगेटिव चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है। अब मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक मात्रक लिखवाया था कि जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है क्या होता है, वो वोल्ट प्रति मीटर। तो वो मैंने इसी के आधार पर लिखवाया था, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, विभव प्रवणता के dV/dx। क्योंकि यहाँ पर जहाँ जो हमारा जहाँ v बराबर क्या है, यहाँ पर v बराबर है हमारा विभव। ठीक है, और dV का मतलब हो जाएगा विभवांतर। पता लग गया सभी को। अब देखो E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, और दूसरा लिखवाया था मैंने वोल्ट प्रति मीटर, तो वो यहीं से लिखता है। अब एक नोट पॉइंट लिखो जो इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। हमसे कहता है कि यदि किसी चालक की, ठीक है, हमें प्लेटों के बीच की दूरी दे देता है, प्लेटों के बीच की दूरी d है, क्या है, स्मॉल d है, तथा प्लेटों के बीच, क्या, प्लेटों के बीच क्या दे देता है हमें, विभवांतर कितना है, v है। ठीक है, तब क्या पूछता है हमसे, तब ये पूछता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम फॉर्मूला, E बराबर V/d, क्योंकि V का मात्रक वोल्ट और D का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। ये बताओ सभी को विभव प्रवणता क्लियर हो गई। और यदि मैं विभव प्रवणता की विमा लिखूं, ठीक है, क्या लिख दूं मैं, विभव प्रवणता की विमा। तो प्यारे बच्चे बताओ विभव प्रवणता की विमा, यानी सिंपल सी बात है, विभव प्रवणता की विमा क्या होगी, जो वैद्युत क्षेत्र की विमा होगी। तो यानी कि dV/dx, वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या थी हमारी, F/Q से निकाल देते थे हम वैद्युत क्षेत्र की विमा, तो क्या थी mL/T⁻2 और अपॉन क्या था AT, क्योंकि चूंकि जो E बराबर था वो क्या था F/Q, क्योंकि जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे क्या लिखते हैं हम, F/Q, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये डेफिनेशन भी तो लिखवाई थी कि यदि हम Q का मान क्या कर दे, 1 कर दे, तो इस एकांक आवेश पर जितना बल लगता है वो क्या कहलाती है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी के आधार पर हम इसकी विमा लिखते हैं, क्योंकि जो E बराबर होता है वो dV/dx होता है। तो dV बराबर क्या हो जाएगा, mL² mL/T⁻2, क्योंकि 11th में तुमने पढ़ी होगी बल की विमा क्या होती है, mL/T⁻2, और कूलम की विमा क्या होती है, AT। अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो dV/dx की विमा आएगी क्या हो जाएगी हमारी, mL। अब ये बताओ T की 1 है, ऊपर जाने के बाद ये भी माइनस की हो जाएगी, -2 और -1 क्या हो जाएगी, T की -3, A के ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, -1। तो विमा समझ में आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो हमारी विभव प्रवणता का यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे आगे कुछ नहीं करना। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा, वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब देखो जिस बच्चे ने फर्स्ट क्लास नहीं की थी, मतलब स्कूल में नहीं आए थे जो बच्चे, पहला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो ये एक बार वैद्युत द्विध्रुव देख ले क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है यानी एक हमारे पास एक सिस्टम होता है, यानी हमने नली के नुमा एक हमने पाइप यानी पाइप नुमा बना दिया। ये क्या है, एक सिस्टम होता है, ऐसा निकाय, सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में निकाय। ठीक है, ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर, क्योंकि आवेश बराबर है लेकिन इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, विपरीत, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प, यानी अल्प दूरी को मानते हैं हम 12। तो क्या कहते हैं हम, ऐसा निकाय जिस पे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो।
अब ये वैद्युत द्विध्रुव की बात क्लियर हो गई सभी के क्या होता है, यानी ऐसा निकाय जिसपे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। तो सभी एक बार वीडियो की साउंड सुनकर वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख सकता है, नहीं तो जो तुम्हारे फ्रेंड्स है या तुम्हारे जो क्लासमेट है उनसे अपनी जो उनकी फेयर है वो लेकर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। वो रिवीजन क्लास में एक बार और समझा दिया जाएगा स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो अब मान लिया हमने, अब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या मानते हैं कि माना, फिर इसका जो मध्य बिंदु है ये ए, ठीक है, क्या मान लिया ओ, माना इसके मध्य बिंदु ओ से, ठीक है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, ठीक है, कोई बिंदु क्या है हमारे पास पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये बताओ, हमने मध्य बिंदु से मान लिया, अब हमें पता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आर, और यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ 2L का मध्य बिंदु O है तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी L, क्योंकि ये पूरी तो है 2L। अब 2L के जब हम दो पार्ट करते हैं तो क्या होता है, ये भी L बचेगी और ये भी L बचेगी। अब ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक बिंदु P की दूरी तो है R, और यहाँ से यहाँ तक की है कितनी L। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की कितनी बचेगी, क्योंकि L को तो हमने निकाल दी और ये पूरी है R, R में से क्या निकाली हमने, L ही तो निकाली, तो कितनी बचेगी प्लस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L बचेगी। तो इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारे पास R है, लेकिन इससे आगे माइनस क्यों आवेश से कितनी दूरी और ऐड हो जाती है, इसमें L और हो जाती है, तो माइनस क्यों आवेश से कितनी दूरी हो जाती है R प्लस के L, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया चित्र सभी के। तो अब देखो चित्र के बारे में हम 2-4 लाइन लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं कि माना, ठीक है, जो अभी चित्र में दिखाया था माना एक, जो अभी बोला था बस वही लिखेंगे हम, ठीक है, या कम लिखना हो तो सभी बच्चे लिख दे कि चित्र से, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब फिर क्या माना था हमने, जिसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ठीक है, क्या है, कोई बिंदु P है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें क्या करना इस पर, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये बताओ प्लस क्यों आवेश से, ठीक है, किसकी, बिंदु P की दूरी, प्लस क्यों आवेश से जो बिंदु P की दूरी है कितनी आई थी हमारे पास, प्लस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी यही तो आई थी R माइनस के L। और इसी प्रकार माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी आई थी हमारे पास, माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हमारे पास R प्लस L। अब ये बताओ चित्र से किसी को, चित्र में किसी को डाउट है, डाउट है प्यारे बच्चों किसी को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, ये बताओ क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव, और ठीक है, और हमारे पास कितना आवेश है 2, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले यहाँ से है हमारा क्या, सबसे पहले तो निकालते हैं हम प्लस क्यू के कारण, ठीक है, क्या निकालते हैं प्लस क्यू के कारण, क्योंकि हमारे पास 2 आवेश है तो सबसे पहले हम इसके कारण निकालते हैं, प्लस क्यू के कारण क्या निकाल लेंगे हम, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब ये बताओ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, अभी फॉर्मूला आया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, ठीक है, लेकिन हमारी जो विभव है एक अदिश राशि है, इसलिए हम इसे चिन्ह के साथ लिखते हैं। हमेशा अदिश राशि में जितनी भी राशियाँ दी हुई होती है वो चिन्ह के साथ ली जाती है, ये नोट पॉइंट बना लेना। अब प्लस क्यों आवेश दिया है तो प्लस क्यों आवेश लेते हैं, तो प्लस क्यों आवेश से P की दूरी कितनी हमारे पास, क्योंकि R आया था फोन में तो ये क्या आ जाएगा R माइनस के L, ठीक है। समीकरण क्या मान लेते हैं इसको 1, और इसी प्रकार माइनस क्यों, ठीक है, माइनस क्यों आवेश से बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसे तो मान लिया हमने V1, इसे क्या मान लेते हैं V2। अब फॉर्मूला क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू में माइनस क्यू के कारण निकालते हैं तो माइनस क्यू अपॉन माइनस क्यू से कितनी दूरी है हमारे पास बिंदु पी की, आर प्लस एल, यही तो है हमारे पास, कितनी, यहाँ से यहाँ तक आर प्लस एल। अब इसे क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 2। ये बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी के। अब देखो बिंदु पी पर हमें परिणामी निकालना है क्योंकि हमारे पास दो विभव हो गए, ठीक है। अब हमें पता है कि ये अदिश राशि है विभव, इसमें कोई भी दिशा नहीं होती, इसीलिए जब इसमें कोई दिशा नहीं होती तो जब हम इनका परिणामी निकालते हैं दोनों का तो ये क्या हो जाते हैं परिणामी में, v1 प्लस v2, यानी कि जब हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, परिणामी विभव, यदि इनमें दिशाएं होती तो विपरीत या एक ही दिशा में होने के कारण उस तरह लगाते हम अपना हिसाब सा, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, ये अदिश राशि है तो इसमें दिशा न होने के कारण जब भी परिणामी निकालते हैं तो v बराबर क्या हो जाती है, v1 प्लस के v2। सभी को समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसके बाद v1 की वैल्यू रख दो और v2 की वैल्यू, तो पता लग गया परिणामी विभव v बराबर क्या होता है, v1 प्लस v2। अब ये बताओ v बराबर, क्योंकि v1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों बटे आर माइनस के एल, यही तो आई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। और प्लस v2 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस के एल, लेकिन क्यों क्या था हमारे पास, माइनस का। अब ये बताओ v बराबर, इसमें से क्या कॉमन है, एक तो ये दोनों में से कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक दोनों में से क्यू कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/r माइनस के एल, ठीक है, यही तो बचेगा। और प्लस और माइनस क्या होता है हमारा, माइनस, तो यहाँ पे क्या बचेगा, r प्लस के एल। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन राशियाँ थी वे ली दी हमने, ठीक है। अब ये बताओ v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो जू का तो इंटू क्यों भी जू का तो। अब एल्शियम लेते हैं हम, देखो जब भी एल्शियम लेते हैं इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी तो इसमें होती है और इसकी इसमें, तो r+1 एकम क्या होता है, r प्लस एल। अब माइनस r माइनस एल की जब हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, r माइनस एल अपॉन में r माइनस एल और r प्लस एल, क्योंकि इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्यारे बच्चों ये बताओ समझ में आ गया सभी के। अब ये बताओ v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में। अब ये बताओ r प्लस एल तो जो का तो, अब जो हमारा माइनस ये है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आर और माइनस और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस एल, क्योंकि ब्रैकेट खोलने पर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब ये बताओ a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। अब यहाँ से देखो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r से r कैंसिल, l और l मिलकर क्या हो जाते हैं हमारे 12, और यहाँ से क्या बचेगा, r² माइनस के l²। ये बताओ ये समझ में आ गया सभी को। और हमने एक मिस कर दिया था ये क्यों, ठीक है, ये भी तो मिस कर दिया था हमने क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर v मिस क्यों मिस हो गया, ठीक है। तो हमें उनकी बात को ध्यान में रखते हुए हमें सुनाई दे गया बाद में, तो हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये बताओ क्यू मल्टीप्लाई हम इसे 12 भी तो लिख सकते हैं, क्यू मल्टीप्लाई 12, और अपॉन में क्या है, r² माइनस l²। अब प्यारे बच्चों ये बताओ जब हम इसे क्यू मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्यू मल्टीप्लाई 12 बराबर किसके था, p क्या कहलाता है, क्योंकि कुछ नए बच्चे हो गए तो इसे हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं हम इसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारे पास ये क्या बताया था मैंने, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं, ठीक है, और इनके बीच की दूरी अल्प होती है। अब जो मैंने p लिखवाया, p क्या होता है देख लो एक बार डेफिनेशन, ठीक है, इन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा इनके जो बीच की अल्प दूरी है उनका गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब ये बताओ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी परिभाषा हो गई यहीं पर, ठीक है। अब ये बताओ v बराबर, ये तो जो का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये जो q गुणा 12 है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया कि क्यू गुना 12 क्या होता है पी। अभी बताओ v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे, एक बार और लिख दूँ सपासा, कभी बच्चे सोचे कि समझ में नहीं आया यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास देखो जितने भी ये द्विध्रुव वाले डेरिवेशन होते हैं इनमें एक कंडीशन मानते हैं हम कि माना, ठीक है, आर क्या है हमारा, आर बड़ा है एल से। ये बताओ तब जो हमारा आर स्क्वायर है वो और भी बड़ा होगा किससे, एल स्क्वायर से। वही एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं लिख दूँ कि जो एक तो है हमारे पास 1 बड़ा है 0.0001 से, और यदि मैं 1 का स्क्वायर कर दूँ तो 0.001 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0.0000001 हो जाएगा ये। ठीक है, एक देखो 3 जीरो तो ये होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक और लगा दो, ये हो जाएगी। अब ये बताओ एक की तुलना में इसका मान तो नगण्य नहीं है, तो इसीलिए हम तब क्या मान देते हैं, हम एल का मान 0 रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो चुका तो, और जो हमारा p है अपॉन आर स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो l की वैल्यू थी क्या मान ली, 0 मान ली। तो यहाँ से जो v बराबर फॉर्मूला मिलता है हमें क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या आ जाता है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों ये इतनी बात समझ में आई होगी, जिसकी समझ में नहीं आई हो एक बार वीडियो को पुनः देखे, और यदि फिर भी डाउट हो तो मुझे बताए कहाँ पर बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।